Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the passive immunization. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इम्यूनाइजेशन का मतलब ही हमने क्या देखा था कि एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो, है ना, मतलब एंटीबॉडीज़ डेवलप हो, किसी भी एक वायरस के खिलाफ, किसी भी एक पैथोजन के खिलाफ हमें डिफेंस मिले। तो अब हमने पैसिव देखा था, आज हम देखते हैं एक्टिव को। पैसिव में हमने क्या देखा था, इम्यूनिटी तो डेवलप हो रही थी, हमें एंटीबॉडीज़ भी मिल रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी नहीं बना रही थी, हमारी बॉडी चैलेंज नहीं कर रही थी, हमें मिल रहे थे कहीं ना कहीं से। चाहे हम देखें कि वो मदर्स ब्रेस्ट से हों, मदर की प्लेजेंटा के थ्रू हों, या फिर हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करें। एक्टिव में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, हम कहीं बाहर से इंजेक्ट नहीं करेंगे। जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होगा। मतलब ये एक ऐसी इम्यूनिटी रहेगी, ऐसा इम्यूनाइजेशन जो कि हमें इम्यूनिटी तो देगा, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन भी होगा, बट हमारी बॉडी की सेल ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगी। सो इट इज़ एक्वायर्ड बाय एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ये कैसे होगा, जैसे मैंने बताया, खुद हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके। बॉडी डेवलप रेजिस्टेंस, बॉडी एक रेजिस्टेंस, आप बोल सकते हो प्रतिरोध डेवलप करती है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द डिसीज़ बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। पैसिव में तो मिल रहा था, एक्टिव में खुद प्रोड्यूस करेगी, तभी तो एक्टिव बोल रहे हैं ना, एक्टिव होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्टिव हो जाओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे देखें तो एक्वायर्ड बाय ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, सेम एज पैसिव। जैसे कि एक हमने देखा था कि नेचर से, मदर से जो मिल रही थी, आर्टिफिशियली जो हम इंजेक्शन से दे रहे थे। सेम एज ये भी क्या रहती है हमारी, दो टाइप से। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन, कि हमारी बॉडी में एक्टिवली नेचुरल तरीके से कैसे डेवलप होगी। तो सिंपल सी बात है, होगा वही कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होना है, इसी तरीके से डेवलप होगी और हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी, है ना। सो इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये प्रोड्यूस कब होंगे, अपने आप तो हो नहीं जाएंगे भाई, सपने तो आ नहीं रहे हैं। कभी भी क्या होगी, कोई भी क्लिनिकल कंडीशन, मतलब आपको कोई एक डिसीज़ हो, कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जैसे भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनवेडिंग या पैथोजेनिक, है ना। पैथोजन मतलब क्या, पैथो मीन्स डिसीज़, जन मतलब जनरेट करने वाला। तो जब भी कोई डिसीज़ जनरेट करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर्स करेगा, तो वो हमारे बॉडी के टिश्यू में अटैक करेगा। सिंपल सी बात है, आ किस लिए रहा भाई, सोने थोड़ू आ रहा, अटैक करेगा क्योंकि उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमारी बॉडी पर अटैक करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई। अच्छा, रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगा कोई भी आता है ना, उसका एक ही काम है कि अगर मान लो नंबर के लिए कि वो 10 है, नंबर में 10 एंटर किए, उनका एक ही काम है अपनी कॉलोनी बढ़ाना। कॉलोनी के एक वही समझ लो कि एक नहीं बोलते सोसाइटी, कॉलोनी, नंबर बढ़ाना, आर्मी बढ़ाना। उनका एक ही काम है कि वो इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा तरीके से हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचा सकें। यही प्रोसीजर यहाँ चलेगी, और फिर करेंगे हमारी बॉडी की सेल को डैमेज, क्योंकि इनका नंबर बढ़ गया, अब जो आसपास हमारी बॉडी की सेल है उन्हें डैमेज करने लगेंगे, है ना। बहुत सारे तरीके से टॉक्सिन से रिलीज़ करके डैमेज कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। तो अब जैसे ही हमारी बॉडी की सेल को डिसीज़ करने लगेंगे, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को इनने जैसे ही अफेक्ट कर दिया, है ना, हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय करने लगी, तब क्या होगा कि वहाँ पर एक डिसीज़ हो जाएगा। कौन सी डिसीज़, जिस भी टिश्यू को डैमेज कराएंगे उसी से रिलेटेड डिसीज़। अब जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा होता है ना, यानी कि पूरा डिसीज़ क्या करता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, इसी सेम टाइम पर हमने देखा था ना हमारे कौन से सेल, बी सेल, जो कि दो टाइप के, हम नॉर के उसमें डीप में देखा था ना, दो टाइप के थे। एक था हमारा मेमोरी सेल और एक था हमारा प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, आसान भाषा में बोलूँ तो एंटीबॉडीज़। क्या करेंगे, हमारी प्लाज्मा सेल क्या करने लगेंगे, आप नॉर्मली बोल दो तो क्या, हमारे बी लिम्फोसाइट क्या करने लगेंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगेंगे।
किसके अगेंस्ट, यही इस पर्टिकुलरली पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज इसे डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, इस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। साथ ही साथ ये तो प्रोसेस चल रही है प्लाज्मा सेल में, जो मेमोरी सेल रहेंगी वो इसकी एक मेमोरी बनाकर रख लेंगी। कैसी मेमोरी बना लेंगी कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया था, मान लो ये इन्फेक्शन अपन को अभी हुआ, अब जब ये इन्फेक्शन 1 साल बाद फिर से होगा, है ना, आफ्टर 1 ईयर, तब क्या होगा, ये मेमोरी सेल पहले से ही ये मेमोरी बना के रख लेंगी कि इन्फेक्शन हम एक बार हो चुका है, तो इसलिए इस बार जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। साथ ही साथ जो एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बनेंगी नेक्स्ट टाइम में, दे आर मोर पोटेंट। इसका क्या मतलब होगा कि उनमें ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा पोटेंशियल होगा, और अगली बार वो इस बैक्टीरिया वायरस पैथोजन को जल्दी डिस्ट्रॉय कर देंगे फर्स्ट टाइम से पहले। ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो मैकेनिज्म रहेगा ना वो मोर पावरफुल रहेगा। अब हम देखते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यूनिटी तो डेवलप होगी, एक्टिव तरीके से ही होगी, मतलब हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करेगी, बट आर्टिफिशियल मतलब इसमें हमारा एक रोल रहेगा, हम खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएंगे अपनी बॉडी की सेल से। अब हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो वैक्सीन, ये जो हमारा पूरा है ना ये वाला इम्यूनाइजेशन, ये किससे अचीव्ड होता है, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। टीकाकरण आपने सुना होगा ना, गांव-गांव में 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो सबसे फेमस वैक्सीन, तो ये कोरोना की वैक्सीन अभी लगी फिलहाल के टाइम पे, तो कोरोना नहीं तो सबसे ज़्यादा तो पोलियो ही फेमस है, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की सब पीते हैं, साथ ही साथ कोरोना। तो ये जो हम वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीनाइजेशन कर रहे हैं, यही है आपका एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। क्योंकि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि वो एक दवाई है कि सब कुछ उसमें बना है वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगी, नहीं। अब हम वैक्सीन को एक्चुअल में समझे ना, तो इसे हम देखते हैं एक्चुअल में क्या है। तो वैक्सीन क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस जो कि हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, इंट्रोड्यूस करना या हमारी बॉडी में क्या करना, इंजेक्ट करना, टू प्रिवेंट द डिसीज प्रोड्यूस बाय सर्टेन का मतलब है निश्चित पैथोजन। हमारी बॉडी में क्या करेंगे, डिसीज़ को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ उन डिसीज़ को जो कि कुछ सर्टेन निश्चित पैथोजन से कॉज हो रहे हैं। आगे बताता हूँ मैं एक्चुअल में और अच्छे समझ में आएगा। अब हम देखें तो कंसिस्ट ऑफ लाइफ बट एटीन्यूटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि वो एक दवाई है जो आपके अंदर किसी चीज़ को किल करने लगती है। वैक्सीन का मतलब ही होता है कि एक्चुअल में जैसे कोरोना वायरस है, मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात कर रहा, तो जो वो वैक्सीन होती है उसमें कोई दवाई नहीं है जो इसे किल करेगी, एक्चुअल में उसके अंदर एक कोरोना वायरस ही भरा होता है, बट कैसा, जिंदा तो रहेगा, मरा नहीं है, जिंदा ही रहेगा, लाइव ही रहेगा, बट इट इज़ एटेन्यूटेड। कैसे रहेगा, कंसिस्ट ऑफ लाइव बट एटेन्यूटेड ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी कोरोना वायरस। एटेन्यूटेड का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, बहुत ही वीक, है ना, आप इसे बोल सकते हो इन जो कि एकदम बिल्कुल वीक हो, है ना, इनएक्टिव हो, डेड नहीं है, मरा नहीं है, इनएक्टिव है। कहने का मतलब कितना वीक है कि हमारी बॉडी में ये जो कोरोना वायरस है, कोई भी डिसीज, सर्दी जुकाम खांसी जो हो रहा था ना, फिर धीरे धीरे डेड, कुछ भी कॉज नहीं करेगा, इतना वीक है। अब क्या होगा कि ये तो इतना वीक है जो भी, चाहे कोरोना वायरस या कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब जैसे ही हमारी बॉडी में गया, हमारी बॉडी को तो पता है चाहे वीक हो चाहे कोई भी हो, है तो कोरोना वायरस, हमारी बॉडी की सेल, कौन सी सेल, आपकी जो हमारी थी ना बी लिम्फोसाइट, वो क्या करने लगेंगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगी। तो ये कैसे हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, इंड्यूस इम्यूनिटी ईदर बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। साथ ही साथ आपकी जो टी सेल रहेंगी उसे के पास एक क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इसे किल करने की। अब इन फ्यूचर, अभी तो ये एटीन्यूटेड था, एटीन्यूटेड मतलब इनएक्टिव, जो कि डिसीज नहीं करवा रहा, हमने खुद डलवाया। इसके अलावा जब बहुत सारा कोरोना वायरस का भी अब बहुत सारा अमाउंट अगर आपकी बॉडी में आता है बाहर से कहीं से भी, तो ये टी सेल उसे किल करने लगेंगी, और एंटीबॉडीज़ तो हमारी बन ही गई हैं, तो वो भी इसे किल करेंगी। तो अब कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगाई तो आपके अंदर कभी नहीं आएगा, वायरस तो आपके अंदर आ जाएगा लेकिन आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा,
क्योंकि जैसे ही वो आपकी बॉडी में आएंगे ये एंटीबॉडीज उसे किल कर देंगे, ये टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल उसे किल कर देंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर ठीक है हमें सब समझ में आया कि ये हमने वायरस को डाला और ये एटेन्यूएटेड फॉर्म में, लेकिन ये एटेन्यूएटेड कैसे हुआ, ये हमें हमारी बॉडी को हार्म क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारी प्रोसेस से हो सकता है, जैसे रेडिएशन से, केमिकल से, मतलब एक्चुअल में इसके अंदर जो डीएनए है ना हम उसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि ये ग्रो ना करे। ऐसी बहुत सारी प्रोसीजर से इसको एटीन्यूएटेड किया जा सकता है ना, मतलब वीक किया जा सकता है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं, जैसे वैक्सीन अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है कि खोज, डिस्कवरी। अब इसमें और जो वैक्सीन वर्ड निकला ना, एक्चुअल में ये जो वैक्सीन हमारा वर्ड निकला है, निकला है गाय से, काऊ से। ये वर्ड किससे निकला है, जो वैक्सीन, बैका का मतलब होता है काऊ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, थोड़ा सा हम इसे देखते हैं कि कैसे इसका नाम वैक्सीन पड़ा। तो क्या है, काफ़ी पहले की बात है, 1796 है ना। इस समय क्या था, हमारे एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, जो कि एक गांव में उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पर क्या कर रहे थे, रह रहे थे। अब उस समय उन्होंने देखा कि वहाँ पर दो महामारियाँ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चल रही थी। एक थी आपकी काऊ पॉक्स, एक क्या थी आपकी काऊ पॉक्स, और एक थी स्मॉल पॉक्स। अब क्या हुआ कि एडवर्ड जेनर क्या देखते हैं कि जिसको भी काऊ पॉक्स हो चुका है ना, या उनने क्या किया कि जब बहुत सारे देखे, बहुत सारे पेशेंट, तब उनने क्या नोटिस किया कि जितने भी ग्वाले हैं, जो ग्वाले हैं ना, मतलब जो दूध का वो काम करते हैं, जिनके यहाँ गाय भैंस हैं, उनको स्मॉल पॉक्स, सबसे ज़्यादा स्मॉल पॉक्स फैला था उस समय, है ना, ये बहुत महामारी थी। तो उनने क्या देखा कि उन लोगों को स्मॉल पॉक्स कम अफेक्ट कर रहा कंपेयर टू अदर पर्सन जो गांव में है, ग्वालों को कम अफेक्ट कर रहा। अब उनने सोचा कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों। जब उनने हिस्ट्री ली तो उनने क्या देखा कि रीज़न क्या है एक्चुअल में। तब उनने और इन ग्वालों के बारे में ना सिर्फ ग्वालों को देखा कि किस ग्वाले को ये स्मॉल पॉक्स अफेक्ट कर रहा, किसको नहीं। तब उनने क्या पाया कि ऐसे ग्वाले, ऐसे ह्यूमन है ना, जिनको पहले एक वायरस, एक बीमारी, जैसे बोला जाता है काऊ पॉक्स, वो हो चुका है। काऊ पॉक्स क्या होता था, उसी टाइम पर एक और बीमारी थी जो कि गांव में पाई जाती थी ना, काऊ पॉक्स, जो कि काऊ में मिलती थी। तो अब ये बीमारी गाय में है। अब क्योंकि ग्वाले एक तो दूध निकालते हैं, फिर साथ ही साथ उतना ही ज़्यादा दूध वो पी रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं ये बीमारी पहुँच ही जाती थी उन ग्वालों में। अब क्या देखा उन्होंने कि भाई जो ये ग्वाले हैं जिनको काऊ पॉक्स हो चुका है, उनको स्मॉल पॉक्स उतना अफेक्ट नहीं कर रहा। ये उनको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। उनने बहुत सारी रिसर्च की और ये पाया गया कि जिसे एक बार काऊ पॉक्स हो गया है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, है ना। भले ही जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ है उसे काऊ पॉक्स हो सकता है, बट जिसे एक बार काऊ पॉक्स हुआ है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। तब उनने क्या किया, उस टाइम पर एक बच्चे को, है ना, एक बच्चा था जिसका नाम था जेम्स फिप्स, लगभग 8 साल का बच्चा था। उनने क्या किया, इसी पर इस टेस्ट को करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, इस काऊ पॉक्स के वायरस को निकाला और किस में इजेक्ट कर दिया, इस जेम्स फिप्स में। और उसके कुछ दिन बाद, है ना, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो उन्होंने की। तो उन्होंने क्या किया, काऊ पॉक्स के वायरस को थोड़ा सा एक अमाउंट में इस बच्चे के अंदर डाल दिया। और कुछ दिनों बाद अब इस बच्चे में, क्योंकि ये काऊ पॉक्स हो चुका था, तब उनने क्या किया कि अब उसके बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला, है ना, जो भी स्मॉल पॉक्स है। तब उनने पाया कि इस बच्चे को इसका कोई भी असर नहीं हुआ। और ये जो वैक्सीन का जो ट्रांसपेरेंट था ना, ये थी हमारी फर्स्ट लाइव वैक्सीन जो कि दी गई थी किसको, जेम्स फिप्स को। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा। कब, 1796 में। तो उनने क्या किया कि जो वैक्सीन थी वो किस चीज़ के लिए बनी थी, फॉर स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वायरस ऑफ काऊ पॉक्स। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज के लिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ही नहीं किया, क्या ही किया है, एक वायरस डाल के बना दिया। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, ना ही इतने ज़्यादा उपकरण थे। तो ये जो उपलब्धि है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।